कई बार होता क्या है कि हम लोग अपने रोज के जीवन में खुद को साबित करने के लिए या अपने पास की चीज़ों से या अपने गुण पर गर्व करके या ये कह सकते हैं कि भौतिक वस्तुओं या नेम, मतलब ये सब जो चीज़ें जो आपके पास है, जिस जिसके वजह से आप खुद को महसूस करते हैं, ये खुद को महसूस करने के जो गर्व है, उस गर्व में कई बार ऐसा होता है कि हम आ, सामने वाले के भावनाओं को चोट पहुंचा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। कई बार यह चोट, यह जो ठेस होता है दूसरे के मन के को हम पहुंचाते हैं या दूसरे के मन की भावनाओं को कचोट देते हैं, वो कई बार उसके कर्म को या उसके जिम्मेवारी को प्रभावित कर देता है, या आने वाले समय में आपके प्रति जो व्यवहार होता है वो बहुत अलग हो जाता है, उसका अर्थ अलग हो जाता है। क्योंकि हम लोग भावनाओं से जीने वाले प्राणी हैं और ये भावनाएं अगर एक दूसरे से जुड़ती हैं तो एक दूसरे के प्रति जिम्मेवारी, एक दूसरे के प्रति लगाव जो है वो अलग स्तर तक चला जाता है। और कई बार तो अपने सारे कर्मों को भी इस भावनाओं के जुड़ाव में किसी के लिए समर्पित कर दिया जाता है। तो हम लोग ना, एक हमारे बिहार के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, इन्हीं का एक कहानी हम लोग पढ़ते हैं, ठेस। और इसमें हम लोग ना रोज के दिन में जो पता चले या ना चले, हम सामने वाले को उसके भावनाओं को जरूर ठेस पहुंचा देते हैं। तो उस पर ध्यान रखने के लिए कि ऐसा कम से कम हो जिससे कि आपके आसपास आपसे जो रिश्ता है वो बेहतर हो। हम कोशिश करते हैं, यह एक ठेस जो फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ स्टोरी है, इसके जरिए हम इस थीम को समझने की कोशिश करें। हालांकि यह स्टोरी जो है एकदम गांव की है और इसमें भाषा जो है काफ़ी ग्रामीण है, इसमें गाली भी आपको मिल जाएगा कहीं कहीं कहानी के प्रवाह में। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो अब दिखाई ही नहीं देती हैं, या कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसे सीन जो हम लोग ना कल्पना में भी नहीं सोचे हैं, वो भी चीज़ें मिल सकती हैं। हालांकि बहुत पुराना माना जा सकता है, ये पुराने समाज का एक हिस्सा है। और इसमें वास्तव में हम ना एक कलाकार का जिक्र करेंगे जिसके मन को ये कोई अपने तैस में आकर के चोट पहुंचा देता है, और उसका असर क्या होता है इस कहानी में हम महसूस करेंगे। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसमें किस चीज़ का जिक्र होगा। एक कलाकार होता है, वो ग्रामीण कलाकार होता है, गांव में चीज़ों को बनाता है और उसकी मांग बहुत होती है, थोड़ा अच्छा कारीगर होता है, लेकिन यह है कि उसका एज ढल चुका है और उसके घर में कोई नहीं है, वो अकेला रहता है। और समय चूंकि आधुनिकता की ओर बढ़ता जा रहा है, तो वो अपने गांव के या अपने आसपास की चीज़ों से जो उपयोगी सामान बनाता था उसकी अहमियत भी लोग कम समझने लगे हैं बाज़ार से खरीद करके या उस तरह की चीज़। लेकिन कलाकारी को जो पसंद करते थे वो उन चीज़ों को आज भी मांग करते थे, मतलब इस कहानी में जो जिक्र किया गया है। तो वो जो कलाकार था, अपने ये गांव के कुछ लोग हैं जो उनको आज भी पूछते हैं, मतलब जो उन चीज़ों की ज़रूरत को समझते हैं वो आज भी पूछते हैं। तो इसलिए इसमें वो एक घर जिसमें वो जा कर के काम करता है और एक और घर जिसमें वो काम किया था, दो घर का जिक्र होगा। एक हमारे कलाकार हैं और एक राइटर जो बैकग्राउंड से चीज़ों को चूँकि वो देखे हैं, महसूस किए हैं, इसलिए
वो लिखते हैं, और राइटर भी इसमें एक मतलब पात्र हैं। और काम क्या है तो वो पहले जो है ना कपड़ा वगैरह नहीं रहता था, ऐसा तो पर्दा इतना सुंदर सुंदर नहीं रहता था, तो खिड़की में लगाने के लिए पर्दा बनाना, जिसको हम लोग चीक बोलेंगे, बैठने के लिए आसनी, शीतल पाटी वगैरह नाम आएगा। तो ये चीज़ें हम लोग नहीं देखे हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे ही वर्ड्स हैं। तो देखते हैं कि आखिर होता क्या है इसमें, उस कलाकार के साथ, उसकी भावनाओं के साथ कैसे खेल किया जाता है। कोई कैसे अपने गर्व में अंधा हो जाता है, या अपने खुद के को साबित करने के लिए या खुद को बचाने के लिए कैसे किसी सामान्य से व्यक्ति का, हम कह सकते हैं, उसके भावनाओं को कैसे चोट पहुंचा दिया जाता है, और वो चोट का क्या मीनिंग होता है, ये हम लोग देखते हैं। एकदम ग्रामीण परिवेश में चलिए, एकदम थोड़ा सा इसमें भाषा भी एकदम आंचलिक है, और बहुत अच्छा हमको लगा था। लेकिन इसका थीम जो है वो बहुत अद्भुत है। देखिए हम लोग देखते हैं, यहाँ स्टोरी शुरू होता है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान शेरचन की गिनती नहीं करते। अब चूंकि वो मजदूर नहीं था, वो कलाकार था, उसको अपना काम करने में मन लगता था, इसलिए गांव के किसान खेती बाड़ी का जब समय आता था तो शेरचन, यही शेरचन वो कलाकार है, शेरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं, बेकार समझते हैं। कब? खेती के समय में। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता शेरचन को। और लोग सोचते हैं क्या होगा उसको बुलाकर, दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं शेरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ, धीरे धीरे, देहचोर टाइप एकदम। मतलब उसका ये काम नहीं है, इसलिए वो खेती वाला काम है, बड़ी देहचोरई करता है। हाँ, मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज शेरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कहले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। बड़े बड़े बाबू लोगों मतलब कि जमींदार लोग अपने गाड़ी से, या अपने रथ कहिए, या जो कुछ भी घोड़ा गाड़ी कहिए, उससे आते थे, सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। समय बदलने के साथ साथ उसका कलाकारी की अहमियत घटता गया। जैसे आज मोबाइल और रेडियो में तुलना कीजिए, उसी किस्म का समझिए। अरे सिरचन भाई, अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। मतलब खुशामद इस तरह से करते थे, अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है इस सारे इलाके में। एक दिन भी समय निकाल कर चलो ना। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है, लोग इस तरह से खुशामद करते थे। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। चिट्ठी में लिखा हुआ है, मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। जो लेखक साहब हैं उनको पता है, मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। भोग मतलब वही, क्या क्या खिलाओगे उसको, बुलाएंगे तो उसको खिलाने के लिए क्या रखी हो। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। देखिए यहाँ पर पूजा भोग की बात मतलब कि वो खाने पीने की बात नहीं उठाता, लेकिन ऐसा बात नहीं है। लेखक को एक घटना याद है, उस घटना का जिक्र किया जा रहा है। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। ऐसा होता ना टोला उला गांव में, तो ब्राह्मण टोला था उनके गांव में, पंचानंद चौधरी थे, पंडित जी होंगे शायद। उनके छोटे लड़कों को एक बार मेरे सामने बेपानी कर दिया था। बेपानी मतलब बेइज्जती। क्या कहा था सिरचन ने?
छोटे लड़के को बोला था, तुम्हारी भाभी नाखून से छांट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस साल कर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती हैं। वो जाति का कहार था, ठीक है। और इमली का रस मतलब कि जो वो उसकी भाभी जो मतलब तरकारी दी थी, तरकारी मतलब स्वादिष्ट नहीं होगा या आ, उसमें समझ लीजिए कि परोसा गया तो थोड़ा कम दिया हुआ होगा इस तरह से। तो कहता है कि इमली का रस साल कर कढ़ी तो हम कहार कुम्हार की घरवाली बनाती है, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाई। अब लीजिए, या किसी के घर के एकदम समझिए उस लड़का के भाभी के बोल दिया गया। इसीलिए ना ऐसा सुनने से पहले ही पूछ लेते थे कि क्या उसको खिलाओगे, इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ को पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलसकर कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। नेनू मतलब क्या होता है? ये जब हम दही से मक्खन निकालें तो वो मक्खन इकट्ठा होता है, उसी मक्खन को हम लोग नेनू कहते हैं। और उसको गर्म करते हैं तो घी बनता है, और उस घी के बनते वक्त क्या होता है कि मक्खन का कुछ हिस्सा जो है जल करके इस बर्तन में चारों तरफ सट जाता है, और इस सटे हुए घी का या जरा हुआ कहिए या इसमें भी बड़ी स्वाद रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसमें मीठा उठा डालिए, मीठा डाल के हालांकि हम भी खाए हैं, अच्छा लगता है बहुत। तो वही तुम्हारी याद आई, घी की दाढ़ी, वही खखोरन, घी की दाढ़ी के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। हाँ, और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। संवाद मतलब वहाँ से कह के भेजी है। क्या उसकी ननद रूठी हुई है? बताइए, बड़ी बेटी के ससुराल में उसकी ननद रूठी हुई है मोती के शीतल पार्टी के लिए, तो उसको तनिक को बना देना। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता है। पनियाई मतलब जैसे ही चूड़ा और घी के दाढ़े और मीठा का जिक्र हुआ ना तो इसके जीभ से पानी निकल आए। घी की सुगंध सूंघ कर आ रहा हूँ, वही कमेंट करता है, घी की सुगंध सूंघ कर आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। तो घी तो घर में घी के महक था, ये चलते हम आ गए, तो शादी ब्याह के मौसम में छुट्टी नहीं मिलता। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। लेखक कहते हैं, एक एक मोती और पटेर, मोती घास होता है और वो घास बहुत चमकता है, जब वो सूखता है तो उसमें चमक बहुत आता है और मजबूती बहुत होता है। और पटेर झलास वगैरह को कह सकते हैं, को हाथ में लेकर, पटेर माने धागा भी हो सकता है, सूतरी भी हो सकता है, अब हमको नहीं पता है कि क्या वहाँ पर था, को हाथ में ले करके बड़े जतन से उसकी कुची बनाता है। पटेर मतलब मोती और पटेर वही हमरा सिरकंडा वाला टाइप का जो रहता है वो, उसकी कुची बनाता। फिर कुचियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। एक दिन में सिर्फ इतना का कुची बनाना और उसको रंगने में पूरा दिन समाप्त। हाँ, पहले रंगीन अगर दौरी मोनी देखे होंगे तो उस तरह से भी बनाया जाता था। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरफ फुफकार उठता। कहने का मतलब ये है कि वो जब लीन है काम करने में तब बीच में कोई रोको टोको नहीं, कोई कमेंट बाजी नहीं। अगर कह दिया कोई बीच में कुछ तो गेहूं सांप जैसे जैसे फुफकार मारता ना उस तरह से फुफकारता और बोलता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। अपने काम में कामचोर नहीं, सोच लीजिए। मुंहजोर मतलब थोड़ा ज़्यादा बोलता है, कहने का मतलब ये है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। बताइए, जमाना ऐसा इसके लिए लद गया था। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं,
देखिए यहाँ पर मिठाई नहीं होना चाहिए, मलाई। दूध में मलाई, दूध में कोई मलाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। जार बात में झाल मतलब वही कमेंट टाइप बात, वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। चटोर मतलब थोड़ा खाने पीने में लालची टाइप है। तली बघारी हुई तरकारी, तली बघारी हुई तरकारी मतलब कि उसको जब तरकारी दीजिए ना, तो जो बर्तन है तली में जो तरकारी बैठा हुआ है वो तरकारी इसको चाहिए, ऊपर पानी नहीं, झोर नहीं। समझ रहे हैं? दही की कढ़ी, ये खेसारी और केराव के दाल ना, उसको बना करके मिलना चाहिए कढ़ी। बेसन और दही कढ़ी बनता है, अगजा के दिन हम लोग के घर में बनता है जनरली। मलाई वाला दूध, दूध दो तो उसमें छाल ही जरूर होना चाहिए। इन सब का प्रबंध पहले कर लो, चूंकि खाने पर ही काम करता था बेचारा को, पैसा तो मिलता नहीं था, कोई देता नहीं था। तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रख कर उठ खड़ा होगा, बोलेगा का आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा। अधकपारी हो जाता है जी, माथा दर्द करता है तो आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। खाना खराब दिए तो किसी दिन पूरा कर देगा, वो किसी दिन मतलब कभी नहीं। मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, शीतल पाटी मतलब बैठने वाला, आप कह सकते हैं चटाई टाइप। बांस की तितलियों की झिलमिलाती चीख मतलब ये पर्दा टाइप। सतरंगे डोर के मोढ़े, ये मोढ़ा मतलब हम नहीं जानते हैं, हालांकि सामान रखने वाला जाली टाइप बनता था वैसा। भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी, मूंज ये घास टाइप होता है कुछ, मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले। हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी। तार के जो पत्ता होता है, हलवाहों मतलब हल जोतने वाला जो आदमी होता है, उसके लिए घामा में चूंकि धूप में हल जोतता है ना, तो छाता टाइप टोपी ही ऐसा वह बनाता था, जो छाता उसमें बना हुआ होता था, छतरी टोपी। तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं। जमाना बदल गया, अब छतरी टोपी की जरूरत नहीं, छाता लगा के काम करता है सब। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम, जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो। वह कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं, सिरचन बात करने में भी कारीगर है। एक और घटना इनको याद आता है। महाजन टोले, अभी ब्राह्मण टोला की बात हुआ था ना, महाजन टोला, महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी की बात सुनकर, महाजन की बेटी है ना, थोड़ा नकचढ़ होगी, बात सुनकर तिलमिला उठी थी। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर थोड़ा नकचढ़ होगी ना, तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ, इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात तू हमको कह दिया है, तुम्हारी औकात क्या है? हम जाके अभी माँ से कहते हैं, रुको। बड़ी बात ये है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पटियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर, बताओ, दो दो पटेर की पट्टी का काम किए बनाए और सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तो तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था, यही बोला था,
ये बोला ना, बस तो भज्जू महाजन के बेटी एकदम तिलमिला गई। क्या बोला था? बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती, नहीं तो दो दो पटेर की पटियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला, या तो तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। शीर्षन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। उस बार अब यहाँ से मुख्य स्टोरी शुरू होता है। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। विदाई मतलब गौना जिसको हम लोग कहते हैं। पहली बार ससुराल जा रही थी मानू। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी। खत में मतलब इतना वैल्यू था उस टाइम इन सब चीज़ों का। मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए, कोई बात नहीं, पतीली वही जो हम लोग दौरा कहते हैं, ना आए। 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस, बैरंग वापस। मतलब कि अगर ई नहीं लेके आई ना तो उसको वापस कर देंगे, समझ लो। बड़ी भाभी को लिख करके इतना चिट्ठी में वो भेजा था। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही शीर्चन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। माँ बुला के लाई, देख मानू जा रही है, इसके लिए ये सब सामान बना देना है। और 1 सप्ताह पहले से ही तैयारी चल रहा था। गौना था, शादी गौना जब जाना था। देख शीर्चन, इस बार नई धोती दूंगी जीवन में। देखिए, ऐसा काम के लिए नया धोती नहीं मिलता है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पुराना धुराना कोई कपड़ा देके विदा कर देता है। देख शीर्चन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। उस टाइम मोहर और छाप मारल वाला धोती जो रहता था वो समझिए कंपनी से बनल या बढ़िया जगह से बनल रहता था। मन लगा कर ऐसा काम करो कि देखने वाले देख कर देखते ही रह जाएं। बताइए जी, अब नया धोती मिलेगा, समझ रहे हैं? पान जैसी पतली छुरी से बांस की तितलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ शीर्चन अपने काम में लग गया। पान जैसी पतली छुरी, सोचिए, एकदम बांस को छीलता होगा, एकदम ऐसे रुआ रुआ जैसा चिकना कर देता होगा छील करके। रंगीन सुतलियों से झब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। सुतली से चीक मतलब वही पर्दा टाइप। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन वाली चीज बन रही, जो पहले कभी नहीं बनी। तो पहले कभी नई धोती भी कोई देवेला नहीं कहा। अब देखिए, यहीं से मानव मन के गुस्ताखी शुरू होता है। मंझली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती कि ले आना। अपन नैहर के बात बोली कि नैहर हम कह देते भैया को कि तनी मोहर छाप वाली धोती ले आना, हम भी चीक उक बनवा लेंगे। अब लीजिए, मंझली भाभी तो बोल दी, बोल के जाएगी कहाँ। काम में व्यस्त शीर्चन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानो दीदी का दूल्हा अफसर आदमी। मंझली भाभी का मुंह लटक गया। मेरे चाची ने फुसफुसाकर कहा, ये 2 क्रिमिनल है इस चैप्टर में। मेरे चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चीक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के। चीक की पहली पांति में एकदम पहला पांत ही बना, न समझिए कि माने एक ही तरफ का चीक जो पर्दा टाइप ही समझिए, 7 रंग के एकदम ऐसा बनाया कि एकदम चकमका गया, सतभैया तारा। शीर्चन जब काम में मगन होता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है होंठ पर, समझ रहे हैं, होंठ पर तनिसा
आप लोग भी मगन आदमी को देखिएगा, जीभ बाहर निकल जाता है। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चीक में सूतली के फंदे डालकर अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। अब देखिए, इसको खाने को मिला हुआ है। चीक में सूतली के फंदे डालकर अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाली, और डालता है तो देखता क्या है उस सूप में। सूप मतलब समझिए, पहले कटोरा वगैरह नहीं रहता था, बर्तन वगैरह नहीं, तो सूप जो बुना हुआ होता है, जो आप लोग देखे हैं, उसी तरह का उस सूप में क्या रखा हुआ था, तो चिवड़ा और गुड़, वही भुंजा उंजा गुड़ का एक सूखा ढेला। सोचिए, मिठाई की कल्पना किया था, तब तो चाची ने गड़बड़ा दी है कि लड्डू मिलेगा, लड्डू के जगह मिलल था सूखा गुड़ का ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई, इसे ना थोड़ा सा घिन टाइप के। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़ कौन दिया है? माँ रसोई घर में अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं? अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? देखिए, लड्डू के जगह पर बूंदिया उसको देने को बोली। अब लीजिए, सुन लिया सिरचन। बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप के किनारे पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौएं तन गई, यानी कि ये उहे दी थी। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। समझ रहे ना किस तरह से? वही दी थी, चूड़ा और गुड़ आओ, अब बूंदिया देने को अब तो बोला गया, तो आ करके इसे मुट्ठी से फेंक दी, इसे एकदम समझिए, ले कोंच। सिरचन ने पानी पीकर कहा, सुनिएगा बात कैसे काटा, कमेंट टाइप। मंजली बहुरानी अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? ये ले धन। बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर लगाया मतलब जाके बात जोड़ा। छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सर पर चढ़ेगा ना, सर पर चढ़ेगा ही। किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत है मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डाले। सोचिए, तनी सा बात बोल दिया तो रोने लगी। यही होता है, थोड़ा सा मतलब बस यहीं पर बातें स्किप करने वाली होती हैं, स्किप कर दिया जाता है, सब कुछ एकदम खुशी खुशी चलता। मानू पान सजाकर बाहर बैठा खाने में भेज रही थी। मानो जिसकी विदाई है, पान सजाकर बाहर बैठा खाने में भेज रही थी मेहमान लोग के लिए। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली, और इधर उधर देखकर कहा, सिरचन दादा, कामकाज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो मतलब ध्यान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। अब लीजिए, चाची पान खाते देख लिया। पान मतलब बड़े लोग खाते हैं, उनका शौक होता है, और ये तो छोटे जात का आदमी है, जैसा कि ऊपर आप देखे बोला गया, और ये पान खा रहा है। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी और अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना। वो भी पान खाती थी, अपना स्पेशल जर्दा रखती थी, तो कह दिया, बहुत दिन हुए। ये ले धंधा, जले पर नमक।
अब की मंजली, अब की चाची। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती ही बोली, मस्खरी करता है? तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। जी मेरा कलेजा धड़क उठा। यत परो नास्ती, लगता है कि सब नाश हो गया, यहीं पर सब अब नाश हो गया। ये एक तो मंझली रो गई और अब की ई बोल दी। बस बस। चाची क्या बोली? मस्खरी करता है? तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। ये लीजिए। बस। सिरचन की अंगुलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, मतलब अब चबा भी नहीं पा रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पिक थूक आया। जो भी थूक मन में आया अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। सबका अपना डिग्निटी होता है, सबका अपना सम्मान होता है। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी! कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपये में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुँह झौंसे के मुंह में लगाम है। इस मुँह झौंसे के मुंह में न लगाम है न आँख में सील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चीख मिलेंगी। बांतर टोली की, अब देखिए एक और तो टोला की बात हुआ। बांतर टोली की औरतें सिर पर गठर लेकर गली गली मारी फिरती हैं। खरीद लेंगे, उसी से दे देंगे मानू को। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर। जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आया, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पाटी दी थी माँ ने। अभी गौना न है। विवाह में जब गई थी तो ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोलकर दिखाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी शीतल पाटी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मुहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई। इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी, वह अब नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट की झालर लगाने लगी। बेचारी कोशिश कर रही है। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता। क्यों मानू? ये भी खराब नहीं लग रहा है, काहे मानू? मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। ससुराल ले जाना था विदाई में, और लेखक साहब ही ले जा रहे थे। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, जब सामान गिन रहे थे ना, क्या क्या सामान ले जा रहे हैं, मानू बड़े जतन से अधूरे चीख को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया।
चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ कमचोर छटोर कहीं के, पूरा कर ही देता तो का हो जाता। बेचारे अधूरी ही लिए जा रही। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजे बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। सिरचन का कर यार, बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? गुस्सा तो होले था। मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। झिड़की मतलब वही खिसिया करके। सिरचन ने पीठ पर लादे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देख। दौड़ता आया हूं, दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूं। ये होता है सहृदय एक दूसरे के भाव को समझने का। मानू जो पान मेहमान लोगों के लिए था, उसमें से चुरा करके चुपके से उस भाव को समझिए, कितना लगाव होगा। उसको एक पान का बीड़ा देते हुए कहा था, लो भैया, घर शादी ब्याह का है, 5 किस्म के लोग हैं, 5 किस्म की बातें करेंगे। ये होता है भावनाओं का लगाव। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानो इतना ही बोल सके। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा। हकलाते हुए मतलब दौड़ता हुआ आ रहा था। यह मेरी ओर से सब चीज है दीदी। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी, कुस्की। गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगे। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ लिए। जीभ निकाल कर दांत से काट लिया, ऐसे दोनों हाथ जोड़ लिए। मानो फुट फुट रो रही थी, फुट फुट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगी। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। और इस तरह से हम यह देखें कि वही कलाकार जो जिस घर से मन से आहत होकर के काम छोड़ करके चला आया था, अब जीवन में उस घर में दोबारा काम करने नहीं जाएगा। ये भी सच है। छोटी छोटी बातों की वजह से जो ठेस लगा उसके मन को, वो उसको उस काम से छुड़वा दिया। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखें क्या कि मानू का एक हल्का सा लगाव, एक बहुत सूक्ष्म और बहुत भाव भरा लगाव, इससे उसके लिए काम करवा दिया। और यहाँ न खाने की बात हुई, न यहाँ इस काम में न इसको खाने को मिला, न इस काम में इसको मोहर छाप वाली धोती मिला, इस काम में इसको कुछ नहीं मिला, फिर भी काम अद्भुत रहा। तो ये भावों के साथ जो जीने का, ये भावों का जो लगाव है, वो जिम्मेवारी को या जीने के ढंग को बहुत अलग स्तर तक पहुंचा देता है। और यहाँ पर बाकी सारी भौतिक चीज़ें अधूरी और बेकार लगने लगती हैं। और इसमें आप देख लिए कि बिना कुछ लिए ही जीवन का श्रेष्ठ काम कर गया। और सब कुछ मिलने के बाद भी सिर्फ मन को ठेस में पहुंचने की वजह से वो काम ही जीवन भर के लिए छोड़ दिया। तो थैंक यू। आप लोग समझिए इस फीलिंग को, जिस वजह से ये ठेस कहानी लाया गया। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। और आप भी अपने जीवन में कभी जानबूझ करके, कभी भूल करके छोटी छोटी बातों में किसी के मन को ठेस पहुंचाने, ऐसा हो कि नहीं हो। सबके साथ भावों से लगाव हो, कोई फार्मूला से नहीं, कोई तर्क से नहीं। कोशिश यही करें। धन्यवाद।